हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है नेट जेआरएफ 2022, यानी कि 2022 में नेट के बारे में। 2022 में नेट कब होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ में नेट की तैयारी आप कैसे करें कि एक बार में ही आपके नेट के क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेट के बारे में सारी जानकारी तो जो बच्चे नेट काफ़ी दिनों से देते आ रहे हैं उनको तो सभी जानकारी होगी, लेकिन जिन्होंने इस बार पहली बार नेट देना है उनके लिए मैं ये बता दूं कि नेट जो है वह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक पात्रता परीक्षा है, जो कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं हायर एजुकेशन में तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। बिना नेट क्वालिफाई आप एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। क्या होता है तो जेआरएफ एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जो कि अगर आप नेट क्लियर करते हैं सर्टेन ऑफ परसेंटेज के साथ में तो आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है। और फेलोशिप के साथ साथ में आपको यूजीसी ही पीएचडी करवाती है, रिसर्च करती है। और दोनों के लिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। आप जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि आप जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। अगर आप जेआरएफ के लिए नहीं देना चाहते हैं तो केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ही ऑप्शन में टिक करके आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आप एक ही एग्ज़ाम होता है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि दोनों अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, नेट का एग्ज़ाम अलग होगा, जेआरएफ के लिए अलग होगा। नहीं, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को? तो एनटीए है, जो एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसलिए इसको एनटीए नेट भी कहा जाता है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अभी दिसंबर में एक बार अभी एग्ज़ाम हुआ है, साथ अब देखा जाए तो जून में होगा, है ना। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अब 2022 में कब होगा? तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 2022 में एग्ज़ाम जून के महीने में होगा। मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म मिल जाएंगे, फॉर्म फिल हो जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए फॉर्म और आप उसको फिल कर ले। तो मार्च के महीने में एग्ज़ाम फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आपके पास में ऑलमोस्ट 4 महीने होंगे जिसमें आप नेट की तैयारी करेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स करना ही चाहते हैं तो वो तो अभी से ही लग जाएं, क्योंकि फॉर्म तो निकलेगा ही और जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आप और भी अपनी जो तैयारी की स्पीड है उसको बढ़ा दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री आपको करनी चाहिए, यानी कि अगर आप नेट देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने मास्टर किया हो। एमए हो सकता है, एमएससी हो सकता है, एलएलएम हो सकता है, एमएड, जो भी सब्जेक्ट में, वे उसी सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितने परसेंटेज चाहिए है आपको मास्टर डिग्री में। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है 55% के साथ और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप नेट दे सकते हैं। अगर आपने 55% में अपना मास्टर नहीं किया सकते अगर आप में हैं। इसके साथ अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। 50% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर किया है तो आप नेट दे सकते हैं। अब जेआरएफ का देख लेते हैं। तो जेआरएफ की जो लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, नेट में कोई एज लिमिट नहीं होती है लेकिन जेआरएफ में एज लिमिट होती है। अगर आप 31 साल के हैं, 31 ईयर के हैं और आप मेल हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इससे ऊपर एज के हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आप नेट तो दे सकते हैं लेकिन जेआरएफ का फॉर्म फिल नहीं कर सकते।
ठीक है। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, PWD साथ ही साथ में विमेन हैं, मतलब आप महिला हैं, तो आप नेट JRF का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अगर आप 36 ईयर के भी हो गए हैं तब भी, यानी कि 5 साल का। वैसे तो ये जो लिमिट थी वो 30 साल की थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें 1 साल की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पहले ये 30 साल था, अब 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता था तो ये 35 हो जाता था, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल का और भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो अब आप अगर 31 साल के हैं, मेल हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप JRF का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, और आपकी उम्र 36 है या 36 से कम है, तो आप JRF का फॉर्म फिल कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, फॉर्म तो एक ही फिल किया जाता है, नेट का फॉर्म, JRF का फॉर्म एक साथ एक ही बार में फिल होता है, कोई अलग अलग फॉर्म नहीं होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 6% स्टूडेंट हैं जो नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है? कट ऑफ जिस तरीके से भी जाता है, जितना भी हाई कट ऑफ जाता है, उसमें से 6% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मेरिट लिस्ट में रखा जाता है और उनका ही नेट क्वालिफाई होता है। ठीक है, अब उन्हीं में से जो और टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 0.06% स्टूडेंट्स JRF के लिए क्वालिफाई लेकर आ जाएं तो आप JRF के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जितना कट ऑफ जाता है उसके बाद परसेंटेज मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही डिसाइड होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है। और तय बात है कि नेट क्वालिफाई करना ईजी नहीं है, मतलब मुश्किल ही है, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि इतने सारे लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, करियर ऑप्शन क्या है? इतना एग्ज़ाम आप टफ दे रहे हैं, इसके बाद कोई ना कोई करियर ऑप्शन तो होना चाहिए। तो ये है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, JRF नहीं हुआ है लेकिन नेट क्वालिफाई है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो JRF के तहत आपको UGC ही रिसर्च कराती है, प्लस फेलोशिप भी देती है। लेकिन क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन नेट कर लिया है, तो नेट के बाद भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप PhD कर सकते हैं। जॉब आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस में मिल सकती है, क्योंकि आप उसके लिए फुली एलिजिबल हो जाएंगे नेट के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊं तो मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नेट के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, साथ में जो पेपर 2 होता है उसके सिलेबस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी थी। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो पेपर यहाँ पर 2 होते हैं, एक जनरल पेपर होता है और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, तो जनरल पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 आते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर 2 नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं जनरल पेपर के? 100। साथ ही साथ में जो सब्जेक्ट पेपर होता है उसमें कितने हैं? 100 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 200 क्वेश्चन। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो अपने सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में, सब्जेक्ट पेपर में आपको 200 में से 100 और 110 के बीच में नंबर लेकर आने होंगे। और अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट में आपको 120 से 130 के बीच में नंबर लेकर आने होंगे। लेकिन अगेन मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ ये डिक्लेयर किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने नेट क्लियर किया हुआ है। कट ऑफ के ऊपर अगर जिन आपके परसेंटेज हैं देन आप नेट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और बात है यहाँ पर कि जनरल पेपर जो होता है, जनरल पेपर सभी के लिए होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट दे रहे हों, सभी के लिए जनरल पेपर एक ही होता है। और जनरल पेपर में जो मार्क्स आपको कितने चाहिए? देखो, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कॉल रहता है कन्फ्यूज़न कि वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने में लग जाते हैं लेकिन जनरल पेपर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जनरल पेपर कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में आपको अगर नेट क्लियर करना है तो ऑलमोस्ट आपको 6% की लिस्ट में आना है, यानी कि जो 6% स्टूडेंट की कट ऑफ बनेगा या मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आना है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जनरल पेपर में 30 क्लियर करने का टारगेट बनाएं।
मतलब अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही होते हैं और आपको 60 नंबर उसके तब क्या होगा कि जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसमें अगर आपके 70 सही हो रहे हैं तो आप बहुत हद तक चांस में आ जाते हो कि आप नेट क्लियर कर लो। इसलिए ये जो जनरल पेपर है इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसका मैंने पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझाया था। नहीं आपने देखा है वीडियो तो ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसमें मैंने आपको जनरल पेपर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसके सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो माइंड सेटअप आपको बनाना है कि मुझे नेट क्लियर। तो ये है कि टोटल 81 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें नेट का एग्ज़ाम होता है। उन 81 सब्जेक्ट के में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल पेपर है वो कॉमन होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर आपका अपना होता है। तो पहली बात तो ये, जनरल पेपर हो चाहे सब्जेक्ट पेपर हो, आपको सिलेबस अपने पर रखना है। दोनों ही पेपर्स के आपके पास सिलेबस अच्छे से होने चाहिए। सिलेबस के बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दी थी, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में कितने एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इसका आप नेट से या तो पेपर डाउनलोड कर लीजिए या फिर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं पेपर, आप उसको ख़रीद लीजिए। आपको टारगेट करना है कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ उस पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरा, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स की ना अलग अलग तरीके की कमजोरियां होती हैं। कि जैसे किसी का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है तो उनको डीआई में प्रॉब्लम होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन में, कॉम्प्रिहेंशन, किसी का थ्योरी कमज़ोर होता है या फिर लैंग्वेज कमज़ोर होती है तो उनको इसमें प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। तो ये है कि अगर आप ये सोचो कि पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद लास्ट के 15 की तैयारी कर लूँगा तो नेट क्लियर नहीं को आपको थोड़ा थोड़ा पेपर 1 का एक एक टॉपिक क्लियर करना है। जैसे डीआई में बहुत टाइम लगता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन सॉल्व में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको अनसीन पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आपको मेहनत लगेगी या गलत होंगे, चांसेस गलत होने के ज़्यादा रहते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप पुराने सालों के पेपर ले लीजिए और उसके साथ साथ में कोई भी बुक ले लो। बुक का कोई मतलब नहीं है, बुक आप कोई भी ले लीजिए, बस आपको तैयारी करने के लिए कोशिश करना है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। रेगुलर स्टडी करेंगे तो चांस बनेंगे आपके कि आप बहुत हद तक 100 में से जो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें से आप 30 क्वेश्चन को क्लियर कर पाओ, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है, टाइम जो होता है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट पेपर के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रखने ही हैं, साथ ही साथ में आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना है आपका, और उसमें से आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ना है। तो देखो, मैं आपको यही बोलूँगी अपने सिलेबस को कवर करने वाली बुक होनी चाहिए, और जनरल पेपर के लिए भी आप कोई भी बुक ले लीजिए। मेनली आपको ध्यान में रखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और साथ ही साथ में जो भी आप बुक लें उसके सारे ही क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट को लगा कर आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से लगा लीजिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि समय कम होता है, समय कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। बुक कोई भी लीजिए लेकिन प्रैक्टिस आप रोज़ कीजिए, एक बुक को कई बार पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट इन एजुकेशन। देखिए, आपको अभी मैंने बताया सारे ही सब्जेक्ट के बारे में। 81 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें नेट होता है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन के सिलेबस को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें नेट में जो सिलेबस है एजुकेशन का उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। इसमें मैं अभी आपको यहाँ पर लिंक दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ये बात है कि कौन से बच्चे हैं जो नेट दे सकते हैं अगर वो एजुकेशन सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने एमएड किया है
वो, और साथ ही साथ में जिन्होंने एम एजुकेशन किया है वो। लेकिन परसेंटेज ध्यान में रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका हैं तो, और अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कितने होने चाहिए 50%। तो आपको ये ध्यान में रखना है 50%, और साथ ही का आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपने जब भी मास्टर किया है, अगर आपकी इन परसेंटेज से कम है तो आप फिर से कोई और सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लीजिए, ताकि आप आगे जाकर नेट दे पाओ। अगर आप ना है तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगली बात ये है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो पहले तो आपको दोनों ही पेपर्स का, पेपर 1 और पेपर 2 का बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अपने बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नेट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। रेगुलर स्टडी करनी है, ठीक है। रोज़ ही आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। दूसरा, सेल्फ लर्निंग के वीडियोस देखने हैं। जी, मैं सेल्फ लर्निंग में एजुकेशन सब्जेक्ट के सारे वीडियोस बनाती हूँ जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं। तो इस चैनल को आप रेगुलर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। साथ ही साथ में जो बुक्स हैं, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, बुक्स में जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर में KBS मदान की बुक होती है, JC अग्रवाल की बुक होती है, SP गुप्ता की है, अरुण कुमार की है, KP पांडे की है। कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि बुक आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन आप उसको बहुत बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि सारी इस सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। अब कह रहे हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम के चांसेस कब हैं, जून में एग्ज़ाम का फॉर्म कब तक, फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आगे। तो वीडियो जिसमें मैंने आपको नेट के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को। अगर आप नेट पहली बार दे रहे हैं तो आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। हाँ, एक बात और मैंने नहीं बताई, भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं और आज इस साल आपका लास्ट ईयर है, मतलब फाइनल ईयर है, तब भी आप नेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना साइनिंग ऑफ, बाय बाय।